टेक्निकल सिविल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले बिल्कुल सेफ और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस को सिंपल और साधारण शब्दों में समझेंगे, इसलिए आप सभी सिविल इंजीनियर से अनुरोध है कि हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे या वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ आए तो जाते वक्त इस वीडियो को एक लाइक भी करके जाइएगा। चलिए तो अब बात करते हैं फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के बारे में। आप सभी ने, चाहे आप एक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हो या फिर आप एक बीई बीटेक सिविल इंजीनियर हो या फिर आपने मास्टर्स किया है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने पूरे एकेडमिक करियर के अंदर FEM का नाम जरूर सुना होगा। आप लोगों ने जरूर कभी ना कभी इसके बारे में पढ़ा होगा। FEM कुछ होता है। अब इसको जो है फाइनाइट एलिमेंट मेथड कहा जाता है। जो मास्टर्स वाले हैं वो अच्छी तरह से इसको समझ सकते होंगे, लेकिन जो हमारे ऐसे बंधु हैं जो डिप्लोमा करके आए हैं या कर रहे हैं या जिन्होंने बीई बीटेक किया है, तो शायद उन लोगों के पास इस मेथड का FEM का पर्याप्त नॉलेज ना हो। ऐसे लोग आज इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी इस मेथड के बारे में। और यह मेथड हम सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत जरूरी है, इसके बारे में जानकारी हमारे पास रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जानकारी इसकी आज हम लेंगे। फाइनाइट एलिमेंट मेथड का इस्तेमाल करके हम जो एनालिसिस करते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स की, उसको हम फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस कहते हैं, FEA। ठीक है, तो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ये मेथड है और इस मेथड के अंदर जो प्रोसेस यूज की है उसको हम एनालिसिस कह रहे हैं। ठीक है, तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस क्या होता है, ये क्या काम करता है, हम एज अ सिविल इंजीनियर इसको कहां इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है और इसका काम करने का तरीका क्या है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल साधारण शब्दों में कहीं जाइएगा मत। देखिए, इसको समझने से पहले यह जान लीजिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें कहां इसकी जरूरत पड़ी, कब इसकी जरूरत पड़ी कि हमें फाइनाइट एलिमेंट मेथड को लाना पड़ा या इसका इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ, तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास के अंदर। 1940s में या उससे पहले क्या हुआ था कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हुआ करता था, वो बहुत मॉडर्न नहीं था, बहुत एडवांस नहीं था, बहुत ज्यादा इनोवेशन उसमें नहीं थे, बहुत क्रिएटिव नहीं था। मैं ये 1940s की बात कर रहा हूं, है ना, 1940 से पहले, है ना, 1940s तक हम कह सकते हैं। ये 1940 से पहले क्या था कि ज्यादा उसमें सिंप्लिसिटी थी, बहुत ज्यादा उसमें क्रिएटिविटी नहीं थी, बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं थे। हाँ, कभी कभार इक्के दुक्के जो इमारत हुआ करती थी राजा महाराजाओं की, है ना, बड़े बड़े एम्पायर्स की, वो थोड़ी बहुत यूनिक हुआ करती थी, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर। लेकिन जो आसपास के कॉमन स्ट्रक्चर थे, जैसे कि रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, टनल्स हैं या फिर स्काई स्क्रैपर्स है, बिल्डिंग्स हैं, जो है वो इतने इनोवेटिव, इतने क्रिएटिव थे ही नहीं, वहां पर इतना क्रिएटिविटी नहीं थी। तो उसकी वजह से क्या था कि ऐसे सिंपल और नॉर्मल से स्ट्रक्चर को एनालाइज करना, उसको डिजाइन करना, उसके इक्वेशन को सॉल्व करना, उसको कैलकुलेट करना आसान था, सिंपल था, इसलिए सिंप्लिसिटी थी पहले। लेकिन क्या हुआ, 1940 के बाद जब क्रिएटिव माइंड्स आने लगे तो वो क्रिएटिविटी लेकर आए, क्रिएटिव आइडियाज लेकर आए, वो इनोवेशंस लेकर आए। और इनोवेशन और क्रिएटिविटी दोनों साथ में जब आए तो इन्होंने इसका एक बाय प्रोडक्ट लेकर आया और वो था कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी यानी कठिनाई। ठीक है, इनोवेटिव लोग हो गए, वहां पर थोड़े से इनोवेशन आ गए, आइडियाज नए नए आ गए, जो प्लानिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये वो जो थे थोड़े से एडवांस लेवल पर अब लोग सोचने लगे, लोग उस पर काम करने लगे। तो हमारे जो इंजीनियर्स और मैथमेटिशियंस बंधु थे उनको इसमें मुश्किलें आने लगी, इनको हल करने में, इनको कैलकुलेट करने में, इसके इक्वेशन को डिराइव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि मामले अब कॉम्प्लेक्स हो गए, है ना, कैलकुलेशंस जो थे, कंप्यूटेशन जो थे, अब वो कॉम्प्लेक्स हो गए, कठिन हो गए। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक सॉल्यूशन लाना पड़ा, और वो सॉल्यूशन क्या था, इट इज नन अदर देन फाइनाइट एलिमेंट मेथड। इस मेथड का कहां से उपचार हुआ, ये कॉम्प्लेक्सिटी को हल करने के लिए इस मेथड की जरूरत पड़ी, और बाद में इंजीनियर्स और मैथमेटिशियंस ने जुड़कर आपसी गठजोड़ से इस मेथड को लेकर आए, इस मेथड पे काम किया, और तब से लेकर अब तक हम इसी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस मेथड का इस्तेमाल करके आज हमने इस दुनिया में कई ऐसी इमारतें, कई ऐसे अजूबे और कई ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए हैं जो आज लोग देखकर दंग और हैरान रहते हैं।
तो क्या है ये मेथड? हमने ये तो देख लिया कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कठिनाई को आसानी में बदलने के लिए, सारे सॉल्यूशन, सारे इक्वेशन, सारे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, एनालिसिस को आसानी से हल करने के लिए FEM यानी फाइनाइट एलिमेंट मेथड या फिर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस को लाया गया। अब ये काम क्या करता है, कैसे काम करता है, जरा इस पे गौर करते हैं, एक एक करके हम परत दर परत हम इस पे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये काम क्या करता है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस समझ लीजिए हम इंजीनियर्स के लिए एक सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, सुपर स्मार्ट कंप्यूटर। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को, देखो शुरुआत में जब ये मेथड आया तो ये मेथड ऑन पेपर या एक राइटिंग फॉर्म में था, इसको पहले मैन्युअली कैलकुलेट करते थे इस प्रोसेस को इस्तेमाल करके। लेकिन जब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ इसका इंटीग्रेशन हुआ, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ जब इसको मिला दिया गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया, तब हम इंजीनियर्स के लिए ये एक अजीब और एक बहुत बड़ा वरदान बन गया, एक हमारे लिए एक मैजिक बन गया, एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम बन गया, जिसकी मदद से हमें बस उसके अंदर हमारे वैल्यूज और इनपुट जो हमें रिक्वायर्ड डेटा होता था वो हमें डालना था। उसके बाद अपने आप ये एनालाइज करके हमें सारा डेटा आउटपुट के तौर पर, एनालिसिस के तौर पर दे दिया करता। तो ये मेथड हमारे लिए एक सुपर कंप्यूटर स्मार्ट प्रोग्राम की तरह बन गया है, और इस प्रोग्राम की मदद से हम कितने ही कठिन प्रोजेक्ट क्यों ना हो, कैसे ही कॉम्प्लेक्स वो स्ट्रक्चर या उसका एनालिसिस क्यों ना हो, बड़ी आसानी से, सेफली, सिक्योरली हम उसको कर पा रहे हैं, हम उन सभी स्ट्रक्चर को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये गैस करता है या हमें थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देता है, थोड़ा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही एक्यूरेट हमें रिजल्ट देता है, जो भी उसकी रियल लाइफ में बिहेवियर होने वाला है उस स्ट्रक्चर का वो कंप्यूटर के अंदर ही उसका रियल लाइफ स्ट्रक्चर का जो बिहेवियर है वो सिमुलेट कर लेता है। हम बोलते हैं ना कि भाई वर्चुअल सिमुलेशन जो होता है, आप लोगों ने गेमिंग वर्ल्ड के अंदर इसका काफी नाम सुना होगा, वर्चुअल सिमुलेशन। तो सिमुलेट कर लेता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये पूरा मेथड कि जब ये ग्राउंड पे बनेगा, ये पूरी बिल्डिंग जब बनेगी तो ये कैसे बिहेव करेगी, इस पे जितनी भी डिफरेंट फोर्सेस आने वाले, अंडर दैट ऑल फोर्सेस ये किस तरह से बिहेव करेगा, ये सिमुलेट करेगा, रियल लाइफ में कैसे काम करेगा, और बाद में आपको उसका रिजल्ट दे देगा। तो ये काफी हद तक एडवांस में आपको सब कुछ बता देता है, ठीक है। तो ये तो क्या काम करता है हमने देख लिया, लेकिन अब जरूरी बात यह है कि ये काम करता कैसे है। हम सभी लोगों को हो सकता है अब क्यूरियोसिटी होगी कि सर ये काम करता कैसे, आखिर FEA कैसे काम करता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर समझाता हूं कि ये कैसे काम करता है। आप मान लीजिए कि आपके पास एक फोटोग्राफ है, आपने किसी कैमरा से एक फोटोग्राफ क्लिक की है, अब वो उसके अलग अलग पिक्सल हो सकते हैं, लेकिन उस फोटोग्राफ को जब आप जूम इन करोगे ना, जूम करोगे और आप मैक्सिमम जूम लेवल पर चले जाओगे तो आपको वहां पर कुछ डॉट उसमें दिखेंगे, पूरी फोटो अब फट जाएगी और वहां पर आपको डॉट उसमें नजर आएगी। इसका मतलब क्या निकल कर आता है कि वो जो डॉट आपको दिख रहे हैं पिक्सल्स के, वो डॉट मिलकर, उन डॉट को जोड़कर कैमरा ने आपको एक कंप्लीट पिक्चर बना के दी है, एक पूरी बड़ी सी पिक्चर उन डॉट को बनाकर दी है, उन एलिमेंट को बनाकर दी है, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। दूसरा एग्जांपल ये है कि आपने पजल के गेम वगैरह तो कई मर्तबा देखे होंगे, सुने होंगे, खेले भी होंगे कई लोगों ने, है ना। नहीं खेला तो कम से कम तो देखा ही होगा। एक पजल का गेम होता है कैसा कि एक अलग छोटे छोटे एलिमेंट को आपको उनको जोड़कर एक कंप्लीट पिक्चर, एक कंप्लीट वर्ड या एक कंप्लीट पूरा एक ऑब्जेक्ट करना होता है। छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़कर उसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। ये एक पजल गेम होती है। सेम इसी तरह से ये FEA भी हमारे स्ट्रक्चर के साथ करता है। देखो FEA का एप्लीकेशन वैसे कई सारी फील्ड में है, बहुत जगह पर है, अलग अलग ब्रांचेस में अंदर है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर है। ये हमारी सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं बल्कि अदर देन सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारी एरोनॉटिक्स या ऑटो एविएशन इंडस्ट्री हो या फिर मरीन इंडस्ट्री, अलग अलग जितने भी हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जहां पर एडवांसमेंट हो रहे हैं, एनालिसिस होते हैं, वहां हर जगह FEA का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में इसको सिविल इंजीनियर के संदर्भ में ही समझ रहे हैं, इसलिए हम इसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे स्ट्रक्चर के साथ FEA भी कुछ इस तरह से काम करता है। वो क्या करता है, हमारे बड़े स्ट्रक्चर को फाइन एलिमेंट्स के अंदर यानी फाइनाइट एलिमेंट के अंदर उसको डिवाइड कर देता है। ध्यान दीजिएगा, एक पूरा बड़ा सा, एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा, मुश्किल सा स्ट्रक्चर है, उसको क्या कर रहा है, ये उसको फाइनाइट एलिमेंट के अंदर डिवाइड कर रहा है, छोटे छोटे एलिमेंट में उसको डिवाइड कर रहा है, और उन सभी एलिमेंट के ऊपर, हर एक एलिमेंट के ऊपर वो जो फोर्स लगने वाले हैं उन फोर्सेस को लगाकर देख रहा है कि अंडर दैट फोर्सेस वो एलिमेंट किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके अंदर किस तरह से स्ट्रेस को डेवलप किया जा रही है, वो एलिमेंट कैसे स्ट्रेस डेवलप कर रहा है।
उसके अंदर वो हर एक एलिमेंट को एनालाइज करता है और उन सभी एलिमेंट को एनालाइज करने के बाद उनके रिजल्ट को सम अप करता है और बाद में आपको बताता है कि ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर अंडर दैट ऑल फोर्सेस किस तरह से बिहेव करेगा। ये उसका काम करने का तरीका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे करता है ये काम? एक पूरे स्ट्रक्चर को फाइनाइट एलिमेंट में डिवाइड करता है, उन हर एक फाइनाइट एलिमेंट पर भी इंडिविजुअली फोर्सेस लगाकर उसको एनालाइज करता है और उन सभी एलिमेंट को वो उसका बिहेवियर देखकर उसके बिहेवियर से पूरे स्ट्रक्चर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है और आपको एनालिसिस करके देता है कि ये ओवरऑल आपका पूरा स्ट्रक्चर एज अ होल कैसे बिहेव करेगा, उसके अंदर किस तरह के स्ट्रेस डेवलप होंगे और वो फेल होगा या पास होगा। ये सारा रिजल्ट आपको ये जो है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस इस तरह से रिजल्ट देता है। ठीक है, उम्मीद है आपको इसके काम करने का तरीका समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि हम सिविल इंजीनियर्स के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। हमने ये तो देख लिया कि ये फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस क्या है, ये कैसे काम करता है, लेकिन हम लोगों के लिए ये क्या काम कर सकता है, हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा, एज अ सिविल इंजीनियर या एज अ स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर, अगर मैं एक स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर हूं तो मेरी प्रायोरिटी क्या होगी इसके अंदर, जो भी प्रोजेक्ट मैं डिजाइन करूं, एनालाइज करूं, वो सेफ हो, वो जो भी उसको इस्तेमाल करने वाला है, जो भी मेरे क्लाइंट हैं, जो भी उसके यूजर हैं, जो भी उसके स्टेक होल्डर हैं, वो जब उसको इस्तेमाल करे तो अंडर देयर एप्लीकेशन, अंडर देयर यूज वो सेफ हो, वो रिलायबल हो, वो कैपेबल हो, वो एफिशिएंट हो। मेरी प्रायोरिटी उसमें यही रहेगी और ये सारी चीजें हमें FEM या FEA फुलफिल करके देता है। क्यों? क्योंकि FEA हर एक एलिमेंट के ऊपर एनालाइज करता है और उसको एनालिसिस करके आपको रिजल्ट देता है। इसके अंदर जो चांसेस ऑफ एरर हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं और सेफ्टी और सिक्योरिटी इसके अंदर जो है, एक्यूरेसी क्योंकि बढ़ गई आपकी तो सेफ्टी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और ये देखकर वो बता देता है कि जो भी आपने मटेरियल उस स्ट्रक्चर के अंदर जिस तरह से यूज किया है वो उस स्ट्रेस को या उस फोर्स को विथस्टैंड करने के लिए कैपेबल है या नहीं है, तो यहां पर आपकी सेफ्टी भी मेंटेन हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या होता है जो हर किसी प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले करता है और वो है टाइम और मनी की बचत। देखो, जो भी आप प्रोजेक्ट यहां पर डिजाइन करोगे या उस पर काम करोगे तो क्लाइंट की तरफ से भी आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई पैसा और समय हमारा इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कीजिएगा, फालतू का इसमें खर्च मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा क्या करता है, हमें FEM जो है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर लिया गया है इसको, तो सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करने के बाद इसमें ऐसा हुआ कि अब आपको जो आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, जो बिल्डिंग आप बनाने वाले हो, उसका डिफरेंट जो रियल प्रोटोटाइप होता है वो रियल में बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते, अगर आपके पास ये मॉडल नहीं, आपके पास अगर ये प्रोग्राम नहीं होता FEA का, FEM का, तो क्या करते आप, आपको एक मान लीजिए स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो उसका आप पहले एक रियल में छोटा सा मॉडल या प्रोटोटाइप बनाओगे टेस्टिंग के लिए, है ना, टेस्ट करने के लिए कि ये कैसे बनेगा, है ना, इसका बिहेवियर कैसे रहेगा, उसके ऊपर लोड लगाओगे, फिर वो उसका बिहेवियर आप चेक करोगे। लेकिन बिहेवियर के चेकिंग के दौरान हो सकता है टेस्टिंग के दौरान वो फेल हो जाए, तो दोबारा आपको वो मॉडल बना के उसमें कुछ बदलाव करने होंगे और फिर आपको दोबारा टेस्ट करना होगा। ये प्रोसेस आपको रिपीट करते रहनी पड़ेगी जब तक कि वो सेफ ना हो, जब तक कि वो विथस्टैंड ना करे, स्टेबल ना हो जाए, सेफ ना हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें आपका पैसा और समय दोनों जा रहा है, दोनों इसमें बर्बाद हो रहा है। ये दो चीजें आपकी बचा दी है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट होकर। कैसे? तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, ये भी जानकारी आपके पास एज अ सिविल इंजीनियर होनी चाहिए कि हमारे जो स्टेटप्रो सॉफ्टवेयर हैं या फिर ETAP सॉफ्टवेयर हैं या रेविट है, टेक्ला है, जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं एनालिसिस वाले, इन सभी सॉफ्टवेयर के अंदर फाइनाइट एलिमेंट मेथड का ही इस्तेमाल किया जाता है और उसी मेथड का इस्तेमाल करके वो सॉफ्टवेयर आपको बिल्डिंग को एनालाइज करके रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहां पर कि ये जो मेथड है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आपसे पहले मॉडल बनवा रहा है कि भाई मॉडल बता दो, बीम, कॉलम, स्लैब वगैरह, फुटिंग वगैरह कैसे कहां रहेंगे और उसके अंदर क्या मटेरियल आप इस्तेमाल करने वाले हो वो भी मुझे बता दो। ये मेथड आपसे डेटा मांग रहा है FEM कि भाई हमें बता दो कि आप कौन सा मटेरियल इसमें, कंक्रीट यूज करोगे या फिर स्टील यूज करोगे या फिर टिम्बर यूज करोगे, आप बता दो। वो बता दिया आपने, उसकी प्रॉपर्टी बता दिया आपने कि उसकी स्ट्रेंथ वगैरह क्या है, उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद वो कितने लोड में वहां पर रहने वाला है, उस पर कौन कौन से फोर्सेस आने वाले हैं, चाहे वो विंड लोड हो या अर्थक्वेक सिस्मिक लोड हो या फिर वो लाइव लोड हो, डेड लोड हो, जितने भी लोड उस पर आ सकते हैं वो आप लगा दीजिए उस सिचुएशन के हिसाब से और उसके बाद आप सारा काम FEM यानी मुझ पे छोड़ दीजिए।
एफईएम पे छोड़ दिया, एफईएम पे क्लिक किया, एफईएम ने उसको रन किया, एनालाइज किया और आपको चुटकी में बता दिया कि ये प्रोजेक्ट आपका फेल होगा या पास होगा, ये ओवर डिजाइन है या अंडर डिजाइन है, आप इसको क्या कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको विद इन सॉफ्टवेयर रियल लाइफ बिहेवियर के साथ, रियल लाइफ एनालिसिस के साथ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस प्रोवाइड करवा देता है। तो बचाया ना इसने आपका पैसा और समय, ठीक है। तो दूसरा ये अहम हमारा पॉइंट था। तीसरा अहम मुद्दा ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन। ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन का मतलब क्या होता है कि आपने मान लीजिए एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। अब वो डिजाइन आपको इस तरह से करनी है कि बहुत ज्यादा हैवी और अनइकोनॉमिकल भी ना हो जाए, और अगर आप कम कर रहे हो उसको तो बहुत ज्यादा अनसेफ भी ना हो जाए, मतलब इतनी क्रिटिकल ना हो जाए कि बस थोड़ा सा उसमें धक्का लगे और वो फेल हो जाए। तो हमें क्या करना है, बीच वाला जो रास्ता है, जो बीच वाली डिजाइन है, ऑप्टिमिस्टिक डिजाइन जिसको हम कहते हैं, वो हमें अपनानी पड़ेगी। अब ये कैसे अपनाओगे, तो क्योंकि आपके पास कंप्यूटर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट मेथड है, ठीक है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस आप कर रहे हो। अब ये जो एनालिसिस आप कर रहे हो, इसका फायदा क्या हो रहा है इसके अंदर, ऑप्टिमाइज कैसी हो रही डिजाइन। मान लीजिए आपने एक कॉलम 9/18 का पहले दिया कि भाई चलो मान लीजिए कि मेरा एक स्ट्रक्चर है, उसका कॉलम 9/18 का मैं डिजाइन करके देखता हूं, ये आपको मौका देता है ना फाइनाइट एलिमेंट मेथड के। आप देखो, ट्राई करो पहले कि 9/18 पे क्या हो रहा है। आपने 9/18 का वो कॉलम दिया और सॉफ्टवेयर से कहा या फाइनाइट एलिमेंट मेथड से कहा कि मुझे बताओ ये 9/18 का कॉलम पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन में पर्टिकुलर मटेरियल के साथ सेफ है या नहीं है। आपको उस सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि भैया ये सेफ तो है लेकिन बहुत ज्यादा ही सेफ है, मतलब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा घटा कर आप थोड़े से स्ट्रक्चर को लाइट कर सकते हो और इकोनॉमिकल भी बना सकते हो, मटेरियल की बचत कर सकते हो, क्लाइंट को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। तो आप ये कर सकते हो, आपको सॉफ्टवेयर ने बता दिया। अब आपने क्या किया, 9/18 की जगह 9/12 का कॉलम दे दिया। तो 9/12 पे आपने देखा कि अब चेक करके देखो, अब बताओ मुझे, एफईएम से पूछा आपने कि क्या ये सेफ है, क्या ये डिजाइन चलेगी, तो उसने दोबारा चेक किया उसको, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर उसी कैलकुलेशन के साथ उसने दोबारा चेक किया उसने, और उसने कहा कि ये सेफ है, मतलब 9/18 भी सेफ था, 9/12 भी सेफ है। तो आप बताइए एज अ स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर या एज अ क्लाइंट, आप 9/18 पे जाओगे, 9/12 पे जाओगे, क्योंकि सेफ तो दोनों भी है, ऑब्वियसली आप 9/12 पे जाओगे, ठीक है। अगर उससे नीचे चले जाते 9/9 पे तो वो हो सकता है फेल हो जाए। तो आपको नीचे भी नहीं जाना है, बहुत ऊपर भी नहीं जाना है, आपने 9/12 का तय किया। इसका मतलब क्या है कि आपने सॉफ्टवेयर की मदद से, इसके एनालिसिस की मदद से एक ऑप्टिमिस्टिक डिजाइन आपने फाइनल की है कि भैया हमें 9/12 पे जाना है और ये साइज हमें देना है। तो इस तरीके से आप पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी मेंबर्स आप यूज कर रहे हो उन सभी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, पूरे स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आप यहां पर काफी हद तक एक ऑप्टिमिस्टिक और इकोनॉमिकल डिजाइन अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करवा सकते हो विथ सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। और चौथा पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से इस मेथड की जरूरत पड़ी, वो है टफ सिचुएशंस को हैंडल करना, टफ प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना। क्योंकि इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी थी ना कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई थी, यहां पर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, तो हमने इस मेथड का जो है शुरुआत की, इस मेथड को हमने इंट्रोड्यूस करवाया। तो अब ये क्या हुआ कि आपके पास चाहे कोई कितना ही हैवी ब्रिज क्यों ना हो, कोई कितना ही हैवी रेलवे का कोई ट्रैक या उसका कोई स्टेशन क्यों ना हो, कोई कितने हैवी टनल क्यों ना हो, या कोई बड़ा से बड़ा स्काई स्क्रैपर क्यों ना हो, इन सभी प्रोजेक्ट को, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स को या इनके स्ट्रक्चर्स को ये बहुत आसानी से चुटकियों में हल करके आपको दे सकता है। आपके पास थोड़ा सा स्ट्रक्चरल नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रक्चरल डायनेमिक का नॉलेज होना चाहिए, बाकी ये सॉफ्टवेयर पे छोड़ दीजिए, बाकी ये मेथड पे छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन ये आपको आसानी से करके दे सकता है। आपने बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा, ठीक है। बुर्ज खलीफा 2004 में बनना शुरू हुई थी और तब बहुत सारे चैलेंज थे बुर्ज खलीफा को बनाने में, क्योंकि सबसे हाई, सबसे ज्यादा फ्लोर वाली इमारत थी, 160 उसके अंदर फ्लोर हैं, तो 160 फ्लोर की वो इमारत थी और वो भी ऐसी जगह पर जो बिल्कुल डेजर्ट एरिया है, तो उसकी जमीनी सतह जो थी वहां पर भी प्रॉब्लम्स थे, स्ट्रक्चरली भी, स्ट्रक्चरल डायनेमिकली भी उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम थे। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम को हल किया किसकी मदद से, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, क्योंकि ईटैब्स के अंदर उसमें ईटैब्स यूज किया गया था, ठीक है, और ईटैब्स के अंदर फाइनाइट एलिमेंट मेथड को इंटीग्रेट किया गया है और उसी की मदद से उसको एनालाइज किया गया था। तो आप समझ सकते हो कि उस वक्त जब इतना एडवांस काम इसने कर लिया था, तो आज कितना एडवांस काम हम इससे कर रहे हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। तो किसी भी हार्ड और टफ सिचुएशंस को, मुश्किल प्रोजेक्ट को, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस जो है आपको आसानी से हल करके दे सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हमने देख लिया कि ये कौन कौन से तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंस है।
अब इसके मदद से हम चाहे स्ट्रेस को एनालाइज करवा लो, हम चाहे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को एनालाइज करवा लो, चेक करवा लो कि ये स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है या नहीं, या हम चाहे इसके अंदर जो वाइब्रेशन एनालिसिस है वो भी चेक करवा लो, और भी कई सारे पैरामीटर्स या डेटा है जो हम इसकी मदद से चेक करवा सकते हैं। तो मिला जुला के ओवरऑल अगर हम समअप करें फाइनल जो इसके वर्डिक्ट हैं या फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक सुपर टूल है जिसकी मदद से हम काफी अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक वर्चुअल लेबोरेटरी है। वर्चुअल लेबोरेटरी का क्या मतलब होता है कि ये आपके पास एक ऐसी लेबोरेटरी है जो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके कंप्यूटर या आपके सॉफ्टवेयर के अंदर इजीली अवेलेबल है। आप उसके अंदर कुछ बटन दबाइए, आप उसके अंदर कुछ मॉडल बनाइए, आप उसके अंदर उसके लोड वगैरह सारे सिचुएशन जो भी आपका डेटा था वो इनपुट कर दीजिए, और वहीं से आप देख लो आपका स्ट्रक्चर रियल लाइफ ऑन ग्राउंड बनने से पहले वर्चुअल लेबोरेटरी में कैसे बिहेव कर रहा है। आपको लगता है कि वो सेफ है तो ही आप उसको ग्राउंड पे बनाइए, वरना उसको वहां पर आप चेंज कर दीजिए। तो ये वर्चुअल लेबोरेटरी है हमारे लिए, जो कि FEM की मदद से पॉसिबल हो पाया है। इसलिए आप अगर बाहर आप निकलो कहीं और आपने देखा कोई बहुत जबरदस्त ब्रिज, या आपने कोई बहुत जबरदस्त इमारत देख ली, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर देख लिया अपने आप के अंदर बहुत खूबसूरत है, बहुत हैवी है, तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस को एक बार जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि उस स्ट्रक्चर के अंदर इस FEA का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और फिलहाल FEA हम सिविल इंजीनियर्स के लिए अपने एकदम पीक पर हैं, बिल्कुल वो ऐसे चल रहा है कि वहां पर हम अभी मैक्सिमम जो पीक एफिशिएंसी होती है उस मेथड की जो हम अभी फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है उसके अंदर। और फिलहाल आप ये भी जान रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अगर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस को मिला दिया जाए, इनकी दोस्ती करवा दी जाए, तो आप नहीं सोच सकते कि ये कितना और आगे जा सकता है और किन ऊंचाइयों तक हमें ले जा सकता है। ये हमें फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस को लेकर जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वाकई में वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके दोस्तों को भी कुछ जानकारी मिल सकती है, उनके ये काम आ सकता है, तो ये वीडियो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा। और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में दोबारा आपके साथ किसी नए टॉपिक के पास मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और टेक्निकल सिविल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।